हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम लक्ष्य तिवारी है। आज मैं 15 अक्टूबर द हिंदू का टॉपिक्स डिस्कस कर रहा हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे आज के। तो हमारा पहला आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस इफ़ ईडी इज ओवर स्टेपिंग इन तमिलनाडु लिकर स्कैम प्रूव। सो बेसिकली क्या है कि ये लिकर का केस है तमिलनाडु से रिलेटेड। एलेज स्कैम इन द लिकर रिटेल बिजनेस। तो इसमें एक लिकर रिटेल बिजनेस से का एक स्कैम है, उस एलेज है, अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है, प्रूव नहीं है, बट उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। तो इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने टेम्प्रेरी स्टे लगा दिया है जो ईडी का इन्वेस्टिगेशन है मनी लॉन्ड्रिंग केसेस का। तो बेसिकली इसमें ईडी मनी लॉन्ड्रिंग केस का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब इसमें ये जो केस जो है वो किससे रिलेटेड है, ये तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन से रिलेटेड मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जिसको की ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अभी के लिए टेम्प्रेरी स्टे लगा दिया है। ठीक है, जो भी लीकर रिलेटेड स्कैम है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया क्यों? अब ये करते टाइम सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्वेश्चंस रेज किए हैं, इम्पॉर्टेंट है, जो कि वो बोलता है कि ईडी जो कि सेंट्रल की गवर्नमेंट एजेंसी है, वो कहीं ये तो नहीं कि इंटरफियर कर रही है जो कि एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, ये क्वेश्चंस कर रही है सुप्रीम कोर्ट। सो कोर्ट इज कंसर्न दैट द ईडी एक्शन माइट बी वायलेटिंग द फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम मतलब स्टेट्स के भी पावर है ना, जैसे कि स्पेशली इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस। तो सुप्रीम कोर्ट यही क्वेश्चन कर रही है कि कहीं ये फेडरल सिस्टम का तो वायलेशन नहीं कर रही है ईडी, क्योंकि ऐसे ये जो तमिलनाडु का केस है उसको तो वहाँ की लोकल पुलिस भी उस केस को देख सकती है, बट ईडी का ओवर स्टेप करके इसमें इस केस को देखना लीकर का मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड। तो ये कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन पे ईडी वर्क कर रही है। तो ये वही है कि कहीं वो जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको तो इंक्रोच नहीं कर रही है कि फेडरल सिस्टम के की जो पावर है, जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है, उसको वायलेट करके उनकी जो भी स्टेट गवर्नमेंट के पास ये राइट्स हैं उसको यूज कर रही है, जो तो यहाँ पे वही डिस्कस किया गया। तो यहाँ ये जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें चीफ जस्टिस बी आर गवई हैं और जस्टिस के विनोद चंद्रन हैं, इस केस को सुन रहे थे। ठीक है, अब ये बोलते हैं कि ये केस अब तब सुना जाएगा जब जो कोर्ट है वो अपने डिसीजन एक इम्पॉर्टेंट केस में देगी। तो कौन सा केस है? 2022 का विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। तो उसमें डिसीजन देने के बाद वो भी इसी से रिलेटेड है, तो वो भी ईडी से ही रिलेटेड है, जिसमें बोला जाता है कि ये ईडी की पावर को स्ट्रेंथन करती है और मजबूत बनाती है, ईडी को अनलिमिटेड पावर देती है इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये 2022 का विजय मदन लाल केस में बेसिकली ईडी को बहुत सारी पावर दी गई थी। उसके बाद उसके खिलाफ जो फिर रिव्यू पिटीशन फिर से डाली गई पिटिशनर द्वारा। तो उसके बाद क्या बोला गया कि वो केस जो है अभी फिर से रिव्यू में है। तो इसमें बी आर गवई जो हैं चीफ जस्टिस और जस्टिस के विनोद चंद्रन बोलते हैं कि हम जो करंट केस है तमिलनाडु का वो तब सुनेंगे जब इसका डिसीजन आ जाएगा। 2022 का जो विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो रिव्यू है पिटीशन, उसका जब डिसीजन आ जाएगा फिर से हम इसको सुनेंगे। तो ये इस इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो 2020 का ये 2022 का विजय मदन लाल का जो केस है वो स्ट्रेंथन करता है बेसिकली, और ज़्यादा पावर देता है ईडी की पावर्स को अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, बट ये रूलिंग जो है वो जो दी गई थी 2022 में वो अब रिव्यू में है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वेट करो इसके रिजल्ट का, उसके कि हम इस केस में तास्मक केस के को डिसाइड करें उससे पहले इस केस का वेट करो, रिव्यू इसका डिसीजन आ जाने दो, बिकॉज डैट आउटकम माइट अफेक्ट हाउ द ईडी इज अलाउड टू फंक्शन। तो बेसिकली उसमें ईडी की पावर्स को बढ़ा के दी गई है, तो उसका रिव्यू पिटीशन है। तो जब ईडी की पावर्स का जो भी ईडी फंक्शन करती है उससे रिलेटेड ये केस का जब रिव्यू पिटीशन का डिसीजन आ जाएगा तो उसके बाद फिर हम इस केस को अच्छे तरीके से देख पाएंगे। जो तास्मक का केस करंट केस है लीकर से रिलेटेड, जो ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का से रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसके बाद हम देख पाएंगे कि क्या कर सकते हैं इस केस में। अब इसमें 2022 का विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है वो बेसिकली लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था इसमें,
इसमें क्या किया गया था, पावर ईडी की पावर से रिलेटेड ये था अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के। ठीक है, ये केस क्या था, इसमें ग्रुप ऑफ पिटिशनर थे जिसमें विजय मदन लाल भी थे। उन्होंने चैलेंज किया था जो भी सेवरल प्रोविजन थी पीएमएलए की, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का था। इसमें क्या हाँ, इसमें विजय मदन लाल और पिटिशनर बोलते हैं कि ये फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, जैसे कि इक्वलिटी के राइट, पर्सनल लिबर्टी को पीएमएलए जो है। अब उसमें ये पीएमएलए को एक्सेसिव पावर दिया गया है और अनचेक, मतलब उसको चेक भी नहीं कर सकते हैं, अनचेक पावर ईडी को दी गई है। वेंट अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ऑफ फेयर ट्रायल। आपने पॉलिटी में देखा होगा, ये नेचुरल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है उसके प्रिंसिपल के खिलाफ ये जाता है, फेयर ट्रायल के खिलाफ। इसमें क्या हुआ, उसके बाद की इशूज रेज किए गए इसमें। इसमें क्या है, नो कॉपी ऑफ ECIR, बेसिकली जो ईडी की जो रिपोर्ट होती है उसको बोलते हैं इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ये इसमें बोला गया है कि कोई भी ECIR प्रोवाइड नहीं किया जाएगा एक्यूज को, जैसे कि FIR में दिया जाता है। इसमें ECIR में जो भी रिपोर्ट है वो नहीं प्रोवाइड की जाएगी एक्यूज को। इसमें बेल कंडीशन भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, तो इसमें एक्यूज को बेल भी नहीं मिल पाती है। ईडी के पास पावर है कि वो समन कर सकती है, इंटरोगेट कर सकती है लोगों को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को अटैच कर सकती है बिना किसी ट्रायल के, और जो भी स्टेटमेंट इंटरोगेशन के द्वारा दिए गए हैं उसको भी एज एविडेंस वो कोर्ट में यूज कर सकती है। ठीक है, अब क्या है, व्हाट इज द सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया इस केस में जुलाई 2022 में। सुप्रीम कोर्ट ने इसको मोस्ट ऑफ द पावर जो ईडी की थी उसको सही ठहराया था। पीएमएलए के अंदर जो भी पावर दी गई थी ईडी को, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया था, वैलिड करार दिया था। उसने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ECIR जो है वो FIR नहीं है, तो ईडी कोई ईडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ईडी को हम नहीं मजबूर कर सकते कि वो शेयर करे सभी केसेस में एक्यूज के साथ ECIR। ठीक है, ईडी के पास पावर है अरेस्ट करने की, सर्च करने की और सीज की, ये भी वैलिड पावर दी गई। स्ट्रिक्ट बिल कंडीशन जो है अंडर सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए वो भी जस्टिफाई कर दी गई, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग एक सीरियस इकोनॉमिक ऑफेंस है और लॉ वायलेट नहीं करता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी जजमेंट फेवर में दे दी ईडी के। अब इसके आगे क्या हुआ, तो इस जजमेंट को हैवली क्रिटिसाइज किया गया लीगल एक्सपर्ट ने, सिविल राइट्स ग्रुप ने, अपोजिशन लीडर ने। उन्होंने बोला कि ईडी ने बहुत ज़्यादा अनचेक पावर दे दी है, ईडी को बहुत ज़्यादा अनचेक पावर दी गई है, और इससे क्या हुआ कि अकाउंटेबिलिटी वो कम हो गई है और ड्यू प्रोसेस भी कम हो गया है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस बैकलैश सुप्रीम कोर्ट एग्री करता है कि वो रिव्यू करेगा सम पार्ट ऑफ 2022 की जो जजमेंट दी गई है उसको अर्ली 2023 में उसको फिर से रिव्यू करेगा। लेकिन रिव्यू जो है वो अभी भी पेंडिंग है, एंड द आउटकम उस रिव्यू का कुछ और भी केसेस को, जैसे कि तास्मक केस जो तमिलनाडु का है, उसको अफेक्ट करेगा। तो ये मैटर क्यों करता है, ये मैटर इसलिए करता है क्योंकि ये लिमिट, जो भी लिमिट है ईडी पावर की, ईडी के पावर की जो लिमिट्स है, लैक ऑफ लिमिट्स है, जैसे कि ईडी की क्या पावर है, उसको कैसे लिमिट की जा सकती है, उसको डिफाइन करता है, विच इज़ क्रिटिकल बिकॉज क्योंकि ईडी जो है वो बेसिकली पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस में ज़्यादातर इन्वॉल्व होती है, और बहुत से लोग मानते हैं कि ईडी को यूज किया जाता है पॉलिटिकल पर्पज के लिए। बेसिकली जैसे बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ईडी आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे एज अ वेपन स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ काम करती है। एंड दिस जजमेंट गेव इट लीगल प्रोटेक्शन टू कंटिन्यू ऑपरेटिंग इन दिस मैनर। ठीक है, प्रोटेक्शन देगा कि अगर इसको इतनी राइट्स है तो उसको एज अ प्रोटेक्शन मिल जाएगा कि वैसे ही काम करती रहे आगे भी। अब ये क्या है, ये GS2 का, यूपीएससी का जो GS2 है उसके अंदर में आता है। इशू एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू फेडरल स्ट्रक्चर, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, उसमें इससे रिलेटेड है। तो इसमें जो भी आपको फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है वो सब टॉपिक्स में ये आप देख सकते हो कि ईडी की पावर फंक्शन क्या है, जुरिस्डिक्शन क्या है ईडी की, एंड इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा फेडरलिज्म पे। तो ये सब चीज़ें आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, अब हमारा दूसरा टॉपिक है यहाँ पे 61 माओइस्ट इंक्लूडिंग टॉप लीडर्स ले डाउन आर्म्स इन महाराष्ट्र। बेसिकली क्या है कि जो यहाँ पे माओइस्ट का सरेंडर से रिलेटेड ये टॉपिक है। यहाँ के एक टॉप लीडर होते हैं माओइस्ट के, उनका नाम है मालोजुला वेणुगोपाल राव एलियास भूपति। तो भूपति जो हैं वो बेसिकली
सरेंडर किया उन्होंने अभी महाराष्ट्र पुलिस के को इन भाम रागड़ गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र पुलिस को अभी भूपति ने सरेंडर किया है। ये बेसिकली इसमें क्या हुआ कि 61 माओइस्ट ने एक साथ सरेंडर किया है, इंक्लूडिंग टॉप सीपीआई माओइस्ट लीडर। तो ये टॉप सीपीआई के माओइस्ट लीडर थे। इनके साथ साथ 61 माओइस्ट और माओवादियों ने सरेंडर किया है। भूपति की एज अभी 70 हो गई है और वो सेंट्रल कमेटी मेंबर थे और वन ऑफ द टॉप आइडियोलॉजी वाले थे माओइस्ट मूवमेंट के, ठीक है, एक टॉप लीडर थे, बोल सकते हैं, सेंट्रल कमेटी के मेंबर थे। अब इनके साथ जो जो सरेंडर किया उसमें 2 स्टेट जोनल कमेटी के मेंबर ने भी किया है, 10 डिविजनल कमेटी के मेंबर ने भी किया है, माओइस्ट के जो कैडर थे महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ उन लोगों ने भी किया है सरेंडर। क्या क्या हुआ, 54 वेपन्स सरेंडर किए गए हैं उसमें, 7 AK-47, फिर 6 SLR, 6 इंसास। इनके साथ क्या हुआ, ये उन्होंने इसके पहले ही उनकी वाइफ जो थी जिनका नाम था विमाला सिदम और उनकी सिस्टर इन लॉ जो कि ऑलरेडी वो लोग भी माओइस्ट हैं, उन्होंने पहले ही सरेंडर कर दिया था। तो ऑफिशियल कहते हैं कि एंड ऑफ द कोर फैमिली ऑफ द, इसको कहा ऑफिशियल्स का कहना है कि ये क्या हुआ है, कुछ जो कोर फैमिली थी नक्सल मूवमेंट की उसका अंत है। तो ऑफिशियल सरेंडर जो हुआ है वो बेसिकली चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र को के सामने हुआ है 15 अक्टूबर 2025, ठीक है। अब ये यूपीएससी रिलेवेंट पॉइंट है, ये इसको आप देख सकते हो इंटरनल सिक्योरिटी और लेफ्ट विंग एक्सट्रीजम में। तो GS3 का टॉपिक है इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस में, आप देख सकते हो, क्योंकि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है वो मेजर थ्रेट रही है इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी में भी, स्पेशली सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में रही है। तो भूपति का जो सरेंडर है उसको एक देखा जा रहा है कि इससे माओइस्ट जो मूवमेंट है वो वीक हो रही है, ठीक है। दिस इंसिडेंट ये भी दिखाता है कि जो काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रेटजी है वो भी सक्सेसफुल हो रही है, क्योंकि सरेंडर और रिहैबिलिटेशन की जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे इंसिडेंट बढ़ते जा रहे हैं। और की पॉइंट्स क्या है मेंस का आइडियोलॉजिकल, आप देख सकते हो इसमें यहाँ पे एज अ पॉइंट यूज कर सकते हैं मेंस की आंसर राइटिंग में। द आइडियोलॉजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल वीकनिंग ऑफ द CPI माओइस्ट इज एविडेंट विद द सरेंडर ऑफ भूपति, अ टॉप आइडियोलॉजी एंड पोलाइट ब्यूरो मेंबर हु वंस सेव्ड द इंसर्जी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, ठीक है। ये एक टॉप लीडरशिप का बंदा है जिसने अभी सरेंडर किया। इसे दिखाते हैं कि अब धीरे धीरे जो CPI के माओइस्ट जो विचारधारा हो गई या मूवमेंट हो गई वो वीक हो रही है, ठीक है। ये आपकी पॉइंट आप ऐड कर सकते हो किसी भी आंसर राइटिंग में। सेकंड, सक्सेस ऑफ सरेंडर रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, ये भी आता है GS2 GS3 में, गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी में। तो सरेंडर क्यों किया गया, सरेंडर को इन्फ्लुएंस किया गया है पॉजिटिव ट्रीटमेंट ऑफ अर्लियर सरेंडर माओइस्ट। अब ये सरेंडर ऐसा तो है नहीं किसी ने सरेंडर कर दिया हो, अब ये सरेंडर देखा जा रहा है कि पहले भी जो लोगों ने माओइस्ट ने सरेंडर किए हैं उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया गया है, उसको देखते हुए और भी सरेंडर लोग कर रहे हैं। जैसे कि जो भूपति है उसकी वाइफ ने भी पहले ही सरेंडर किया था, विमला सिदम ने। तो ये भी बोला जा रहा है कि पॉजिटिव ट्रीटमेंट हो रहा है जो भी अर्लियर सरेंडर किए हैं माओइस्ट ने। और महाराष्ट्र की जो रिहैबिलिटेशन पॉलिसी है उसको भी देखा जा रहा है एक मॉडल ऑफ ह्यूमन एंड इफेक्टिव काउंटर इंसर्जेंसी के तौर पे, ठीक है। और ट्रस्ट बिल्डिंग जो होता है, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन और मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन वेयर की, ये सब की हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि वो सरेंडर करें। तो रिहैबिलिटेशन पॉलिसी पॉजिटिव है देखा जा रहा है, और सरेंडर इसी वजह से इनके पॉजिटिव रिहैबिलिटेशन की वजह से पॉजिटिव रिहैबिलिटेशन पॉलिसी की वजह से जो सरेंडर के इंसिडेंट्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब क्वेट्स, इसके लिए एक कोट है कि वेयर द बैरल ऑफ द गन फेल द पावर ऑफ इंक्लूजन सक्सेस। तो इंक्लूजन का पावर यहाँ पे कौन दे रहा है, रिहैबिलिटेशन पॉलिसी ट्रस्ट बिल्डिंग का काम कर रहा है, साइकोलॉजिकली चीज़ें चेंज कर रहा है, ठीक है। ये आपका अच्छा पॉइंट है, आप इसको इंक्लूड कर सकते हो GS2 GS3 में, गवर्नेंस सिक्योरिटी में। प्लस इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन इन काउंटर इंसर्जेंसी, तो बेसिकली इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन भी है, जैसे कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ पुलिस के बीच में भूपति के सरेंडर को लेके। तो ये हाईलाइट करता है इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेट एफेक्ट अक्रॉस स्टेट लाइन, ठीक है। क्योंकि ये जो इंसर्जेंट है वो इंटर स्टेट मूवमेंट है ना, बेसिकली महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ये
इंटर स्टेट मूवमेंट्स चलते हैं, तो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से ही स्टेट की ये चीज़ें काउंटर की जा सकती हैं। तो इसकी भी इम्पोर्टेंस वो ये दिखाता है। अब आंसर पॉइंट क्या है, इफेक्टिव काउंटर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म स्ट्रेटजी मस्ट एम्फेसाइज इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन। समझे, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन को एम्फेसाइज करता है। इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी और यूनिफाइड ऑपरेशनल कमांड स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब आइडियोलॉजिकल क्राइसिस विद इन सीपीआई, भूपति बिकेम डिसइल्यूशन विद द पार्टी चेंजिंग आइडियोलॉजिकल लाइन। बोला जाए पार्टी की जो आइडियोलॉजिकल लाइन थी वो धीरे धीरे चेंज हो रही थी, इसलिए भूपति ने सरेंडर कर दिया। ही एक्सप्रेस हैप्पीनेस अबाउट द करंट स्टेट, तो बेसिकली वो हैप्पी नहीं था करंट स्टेट जो लीडरशिप मूवमेंट की है उससे, और इंटरनल आइडियोलॉजिकल डिक्लाइन हो रहा है धीरे धीरे ये दिखाता है, और वीकेंड हो रहा है जो माइस्ट रैंक है उनकी भी धीरे धीरे घट रहे हैं। अब पॉइंट क्या है, एथिक्स और एथिकली व्हेन अ मूवमेंट अब जैसे जैसे मूवमेंट जो होती है आइडियोलॉजी को अपनी धीरे धीरे खोती है, तो रिस्क क्या होती है, उसके वेट की धीरे धीरे घट जा रही है। जो उसका वेटेज था पहले माओइस्ट मूवमेंट, वो आइडियोलॉजिकल लॉस हो रहा है धीरे धीरे, तो वो खुद के ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है आइडियोलॉजिकल वो, तो उसका जो वेटेज था खुद का कॉन्ट्रडिक्शन का वो धीरे धीरे कोलैप्स होता जा रहा है, वो यही बता रहा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स, गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से 1980 से लेके महाराष्ट्र में 1520 माओइस्ट ने सरेंडर किया है, 4123 अरेस्ट हुए हैं, 347 किल्ड हुए हैं ऑपरेशन में। ये क्या दिखाता है, डिक्लाइन ट्रेंड माओइस्ट इन्फ्लुएंस का ड्यू टू सस्टेंड ऑपरेशन पॉलिसी। ये भी एक पॉजिटिव मेजर है, आप इसको डेटा को यूज कर सकते हो। आंसर राइटिंग है, हाउ टू यूज दिस इन यूपीएससी आंसर, GS3 का इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक है, डिस्कस द फैक्टर। ठीक है, ये एक मॉडल क्वेश्चन आपको दिया है मैंने, डिस्कस द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द डिक्लाइन ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया। अब ये आप बोल सकते हैं हाई, इसमें यूज कर सकते हो कुछ पॉइंट को, हाई प्रोफाइल सरेंडर्स हुए हैं भूपति का, जिससे दिखाता है कि आइडियोलॉजिकल वीकनेस आ रही है धीरे धीरे माओइस्ट में। सक्सेस ऑफ स्टेट लेड सरेंडर रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम को दिखा सकते हो, बेटर कोऑर्डिनेशन है स्टेट्स इंटेलिजेंसी के बीच में, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहे, रोड्स और टेलीकॉम जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरियाज हैं उनमें बढ़ रहे हैं, डिक्लाइन हो रहा है मास सपोर्ट का क्योंकि माओइस्ट वायलेंस जो है सिविलियंस के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। तो ये सब पॉइंट्स आप ले सकते हो। ऐसे का पेपर जैसे पॉसिबल टॉपिक्स क्या क्या आ सकते हैं, डायलॉग डेवलपमेंट और डिसेंट, मैनेजिंग इंटरनल सिक्योरिटी इन डेमोक्रेसी, इंसर्जेंसी इन इंडिया फ्रॉम बुलेट्स टू यूज भूपति सरेंडर एज अ केस स्टडी शोइंग हाउ डायलॉग एंड रिहेबिलिटेशन कैन वीकेन इंसर्जेंसी। कंक्लूजन क्या आता है इससे, भूपति का जो सरेंडर है वो नॉट जस्ट अ टैक्टिकल विन बट अ सिम्बॉलिक विक्ट्री है। इंडिया का जो बैटल चल रहा है माओइस्ट इंसर्जेंसी के खिलाफ, ये एक सिंबॉलिक विक्ट्री को दिखाता है, ना कि टैक्टिकल विन को। इससे क्या होता है, ये दिखाता है कि डेमोक्रेटिक जो स्ट्रेटजी है उनका, उनके सक्सेस को दिखाता है, रिहेबिलिटेशन के सक्सेस को दिखाता है, कंसिस्टेंट जो प्रेशर है सिक्योरिटी फोर्सेस को उसको दिखाता है। यूपीएससी के लिए ये सर्व करता है परफेक्ट केस स्टडी, ब्लेंड करता है इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस और एथिकल गवर्नेंस, ये तीनों का ब्लेंड है परफेक्ट केस स्टडी के रूप में, आप इसको यूज कर सकते हो। अब तीसरा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट एडजर्न्स टू 15 अक्टूबर ऑन प्ली बाय सोनम वांगचुक वाइफ एलिजिंग मालाफाइड डिटेंशन। ये तो आपने काफ़ी पॉपुलर टॉपिक है, आपने देखा ही होगा। सोनम वांगचुक के जी का अरेस्ट हो गया था लद्दाख में, तो बेसिकली उनकी वाइफ जो है उनकी वाइफ ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था, तो उसी से रिलेटेड ये केस है। तो इसमें क्या है, सोनम वांगचुक को प्रिवेंट किया गया, डिटेन किया गया है NSA 1980 के आफ्टर वायलेंट प्रोटेस्ट जो लेह लद्दाख में हुआ था 24 सितंबर को, जिसमें कि 4 लोगों की मौत हो गई, मल्टीपल इंजरीज हुई हैं। अब उनकी वाइफ जो है डॉक्टर गीतांजलि जे एंगमो ने, वो उन्होंने हीवियस कॉर्पस पिटीशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32। तो ये आपको देखना पड़ेगा हीवियस कॉर्पस जो है वो किस आर्टिकल के अंदर में आता है, तो एक प्रीलिम्स का आपका क्वेश्चन बन गया यहाँ पे। ठीक है, अंडर आर्टिकल 32। और हाई कोर्ट का इसमें भी आप देख सकते हो, एक हाई कोर्ट में भी एक हीबियस कॉर्पस होता है, उसका भी आर्टिकल आपको देखना पड़ेगा, तो ये आपका होमवर्क है। तो वो इसमें हुआ क्या, कोर्ट में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एडजन कर दिया हियरिंग, अब वो 15 अक्टूबर को सुनी जाएगी ड्यू टू शेड्यूलिंग कन्फ्लिक्ट विद द सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल। ठीक है,
अक्टूबर 6 को क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इशू कर दिया था नोटिस यूनियन गवर्नमेंट और लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेशन को। अब इसमें लीगल इशू क्या है, जो डॉक्टर अंगमो है उनकी वाइफ है वांगचुक की, वो जो डिटेंशन का ग्राउंड है उसको, वो उसके लिए रिक्वेस्ट कर रही हैं कि किस ग्राउंड पे आपने डिटेन किया है। तो लेकिन जो सेक्शन 8 जो एनएसए का होता है वो बोलता है कि हम सिर्फ डिटेनी जिसको डिटेन किया गया है उससे ही इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि ग्राउंड क्या था डिटेंशन का, ना कि फैमिली के साथ। तो इसमें सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता है वो कंफर्म करते हैं वांगचू को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया गया है, तो उनकी फैमिली, उनकी मतलब कि उनकी वाइफ को इस इन्फॉर्मेशन का कोई ग्राउंड नहीं है एनएसए के कानून के तहत। ठीक है। अब कपिल सिब्बल आर्गू करते हैं कि इससे क्या होगा, उनकी वाइफ के लिए ये जानना ही इम्पॉसिबल हो जाएगा कि केस को आर्गू कैसे करें इफेक्टिवली। ठीक है। अब उनकी वाइफ को पता ही नहीं है कि किस लिए डिटेन किया गया, तो यही कपिल सिब्बल बोलते हैं। तो क्या ही आर्ग्यूमेंट होगी इसको लेके, वाइफ के लिए, उनके सोनम वांगचुक की वाइफ के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा आर्गूमेंट करना। तो सोनम वांगचुक क्यों डिटेन किया गया था ये तो आपको पता ही है। गवर्नमेंट ने बोला है कि प्रोएक्टिव स्पीचेस से उनकी, अब उसे वो पब्लिक ऑर्डर को थ्रेट करता है इससे, ऐसे स्पीचेस से, तो उन्हें एजेंट से गिरफ्तार कर लिया गया। अब डॉक्टर जो अंगमो हैं उनकी वाइफ है वो बोलती हैं जो मूवमेंट था वो नॉन वायलेंट था और इकोलॉजिकल था, बेसिकली इन्वायरमेंट से रिलेटेड था, और स्टेट जो है उनकी इमेज को मेलाइन करने के मतलब ख़राब करने की कोशिश कर रही है। वांगचुक की पोजीशन क्या है, वांगचुक जेल में ही रहना चाहते हैं जब तक कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंक्वायरी नहीं बैठती है प्रोटेस्ट वायलेंस को लेके। फ्रॉम जेल से ही वो अर्ज करते हैं लोगों से कि आप पीसफुली प्रोटेस्ट करो, गांधीयन की तरह, गांधीयन प्रिंसिपल, गांधीयन मैनर की तरह। तो इसका रेलेवेंस क्या होगा यूपीएससी के लिए इस टॉपिक में, तो पहले प्री, मेंस और ऐसे दोनों देख लेते हैं, तीनों देखते हैं। तो एनएसए जो कानून है 1980 का, ये आप देख सकते हो, इसमें पॉलिटी ऑन गवर्नमेंट का जीएस2 का टॉपिक आता है। इसका पर्पज़ क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन टू इंश्योर पब्लिक ऑर्डर एंड नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है। एनएसए का कानून, अब इसमें डिटेन किया जा सकता है 12 महीने तक बिना किसी ट्रायल या पब्लिक डिस्क्लोजर के। सेक्शन 8 बोलता है कि डिटेनी को ही डिस्क्लोज किया जाएगा, ना कि फैमिली या पब्लिक को। अब यूपीएससी का कंसर्न क्या बोलता है कि इसको एज अ वेपन यूज किया जा सकता है, कैन बी मिस यूज टू सप्रेस। अगर किसी का लेजिटिमेट डिसेंट है या कोई वैलिड एक्टिविज्म है, कोई वैलिड प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसके खिलाफ ये एज अ मिस यूज किया जा सकता है, ये एनएसए का 1980 का। तो ये कंसर्न है इसका। अब आर्टिकल 32 और हिबियस कॉर्पस, ये हिबियस कॉर्पस और आर्टिकल 32 ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, ये प्रीलिम्स को लेके भी। हिबियस कॉर्पस क्या बोलता है, प्रोटेक्ट्स अगेन अनलॉफुल डिटेंशन से ये प्रोटेक्ट करता है हिबियस कॉर्पस। अब वांगचुक की वाइफ ने डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर लिया आर्टिकल 32 में, तो कोर्ट क्वेश्चन करती है कि उन्होंने हाई कोर्ट को क्यों नहीं किया। एक हायरार्की जो होती है जुडिशियल हायरार्की कि पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट आती है, इसको लेके बेसिकली जो हिबियस कॉर्पस है उसमें आप हाई कोर्ट को पहले अप्रोच करोगे देन सुप्रीम कोर्ट को। तो यही बोल रही है कोर्ट कि आपने एक जुडिशियल हायरार्की को फॉलो नहीं किया है। ठीक है। फंडामेंटल राइट वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी, ये भी इस टॉपिक में आता है, जीएस पेपर 2 एंड ऐसे आप देख सकते। तो इसमें क्या क्वेश्चन रेज हो रहे हैं कि पब्लिक ऑर्डर एक वैलिड रीजन है, किसी को नॉन वायलेंट एक्टिविस्ट को आप बोल रहे हो कि पब्लिक ऑर्डर ख़राब हो रहा है, तो आप किसी भी नॉन वायलेंट एक्टिविस्ट को भी डिटेन कर लोगे। तो इससे क्या है कि शुड पीसफुल एक्टिविज्म बी सप्रेस, एक शांतिपूर्ण भी प्रोटेस्ट क्या सप्रेस किया जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिस केस ये दिखाता है, ये केस कि टेंशन बिटवीन लिबर्टी आर्टिकल 21 एंड स्टेट पावर अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। ठीक है। इससे क्या होता है, आप देख रहे हो कि जो आर्टिकल 21 लिबर्टी का अधिकार देता है लोगों को एज अ फंडामेंटल राइट, वो बेसिकली इससे ख़त्म हो रहा है। तो यही दिखाता है। अब इन्वायरमेंटल मूवमेंट और सिविल सोसाइटी, बेसिकली जो मूवमेंट था सोनम वांगचुक का वो इन्वायरमेंट मूवमेंट ही था, सिविल सोसाइटी से रिलेटेड मूवमेंट था। तो इसमें आप GS3 का भी टॉपिक आता है, इन्वायरमेंट, एथिक्स और ऐसे। वांगचुक का क्या मूवमेंट था, वो कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड मांग रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनली वो बचाना चाह रहे थे
लद्दाख को लद्दाख की जो फ्रेजाइल इकोलॉजी है, कमज़ोर इकोलॉजी है, उसको सेफगार्ड ही तो करना चाह रहे थे। उनका मूवमेंट कोई ऐसा तो था नहीं। तो सच सिविल सोसाइटी मूवमेंट, इसको सिविल सोसाइटी मूवमेंट बोलते हैं, वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड उनका मूवमेंट था। तो ये डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन का पार्ट है और इन्वायरमेंटल गवर्नेंस का पार्ट है। आप ऐसे चीज़ों को दबाया जा रहा है तो ये एक डेमोक्रेसी को लेके भी एक चैलेंज है कि आप किसी के, डेमोक्रेसी में क्या होता है, फंडामेंटल राइट होते हैं, आर्टिकल 21। तो आप किसी की पर्सनल लिबर्टी को एज ए पब्लिक ऑर्डर दिखा के आप कैसे किसी के नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट को डिटेन कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो। तो इसमें एथिक्स का एंगल क्या है? वांगचुक रिप्रेजेंट्स मोरल करेज, कमिटमेंट टू नॉन वायलेंस एंड पब्लिक सर्विस। तो बेसिकली वांगचुक ने तो कमिट किया था, नॉन वायलेंस मूवमेंट था उनका, पब्लिक सर्विस, मोरल करेज को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ये सडन, ये थोड़ा पॉलिटिकली सेंसिटिव केस हो गया ये चीज़ें होने से, जो वायलेंस हुआ है। लद्दाख पॉलिटिकल सेंसिटिविटी, अब इसमें GS2 का पेपर भी आप फेडरलिज्म और यूटी गवर्नेंस का टॉपिक, क्योंकि लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है, इसमें कोई लेजिस्लेचर तो है नहीं, कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन है नहीं, सेंट्रल इसको डायरेक्टली कंट्रोल करती है यहाँ के लॉ ऑर्डर का, मेकिंग सच केसेस मोर पॉलिटिकली सेंसिटिव। इससे क्या होता है कि कोई सेंटर का डायरेक्ट कंट्रोल है यहाँ की लॉ ऑर्डर में, तो ये केस और पॉलिटिकली सेंसिटिव हो गया है। तो जो PSC जो एस्पिरेंट है उनको जानना चाहिए कि कैसे डेमोक्रेटिक राइट फंक्शन करते हैं सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में। तो जो यूनियन टेरिटरी होती है वो एडमिनिस्ट्रेट की जाती है डायरेक्टली सेंटर के द्वारा। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कैसे सेंटर एडमिनिस्टर करती है यूनियन टेरिटरी को, थोड़ा आपको ये देखना पड़ेगा ये टॉपिक। ये सैम्पल पॉइंट है 250 वर्ड का, तो मैं डाल दूंगा आपके यूट्यूब चैनल पे, तो आप अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप देख लेना इसको भी। अब क्या है ये, मैंने एक कोट है कि डिसेंट इज द 50 वॉल्व ऑफ डेमोक्रेसी। अगर किसी के पास को डिसेंट है कि वो एग्री नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है लोगों के बीच में, तो लोग सेटिस्फाई नहीं है, तो ये क्या है, डेमोक्रेसी का सेफ्टी वॉल्व है कि वो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करके अपनी चीज़ें सेफ्टी वॉल्व की तरह, जैसे कुकर होती है, वो चीज़ें निकल पाएँ। बट इससे क्या, ये सब चीज़ें इसको दबा रही हैं केसेस, ऐसे चीज़ें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एपेक्स कोर्ट लॉर्ड्स UPSC मूव टू रिलीज आंसर की आफ्टर प्रीलिम्स। तो इसमें बेसिकली कोर्ट बोलती है कि UPSC का जो फैसला है कि वो आंसर की जो है वो प्रीलिम्स के जस्ट बाद ही रिलीज कर देगी, ये फैसला बहुत सराहनीय है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पेश किया UPSC को कि उनकी नई पॉलिसी आई है कि वो जो प्रोविजनल आंसर की है वो तुरंत ही सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जाम के बाद रिलीज कर देंगे। पहले क्या होता था, वो जब पूरा 1 साल हो जाता था, इंटायर एग्ज़ाम सर्किल जो साइकिल पूरी हो जाती थी, उसके बाद ही ये रिलीज होता था। तो ये जो डिसीजन आया वो बेसिकली एक पिटीशन के हियरिंग के दौरान आया है, जो चैलेंज कर रही थी अर्लियर प्रोसेस, जो पहले का प्रोसेस था कि 1 साल का पूरा टाइम लग जाता है, उसके बाद लोगों को पता, किसी को कुछ भी कंसर्न रेज करना है तो उसके लिए बहुत देर हो जाती थी। इसमें इन्वॉल्व कौन कौन था, तो बेंच से PS नरसिम्हा, अतुल S चंदुरकर, सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता थे, और प्रांजल को जो इसको रिकमेंड कर रहे थे, इस रिफॉर्म को। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को एक पार्टिसिपेटरी एडवर्सियलिज्म के नाम से बोला है कि वेयर एडवर्सरीज वर्क टुगेदर कंस्ट्रक्टिव इन अ लीगल प्रोसेस। ठीक है, पार्टिसिपेटरी है ये प्रोसेस को, इस केस को बोला है। इसमें की रिफॉर्म सजेस्ट किए गए हैं, प्रोविजनल आंसर की को रिलीज किया जाएगा विद इन ए डे, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, पब्लिक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कैंडिडेट्स को अलाउ करेगा कि वो आंसर, जो गलत आंसर है उनको पहले ही चैलेंज कर पाएँ। व्हाट अबाउट डिस्प्यूट्स, सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि अगर कोई भी रिमेनिंग ग्रीवेंस आती है आंसर की को लेकर, वो हैंडल की जाएगी हाई कोर्ट के द्वारा और स्पीड अप प्रोसेस में। ठीक है, UPSC के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटी में आता है कि ट्रांसपेरेंसी इंस्टीट्यूशन की इससे बढ़ती है। UPSC एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आपको देखना पड़ेगा, ये थोड़ा प्रीलिम्स के लिए देख लेना। आर्टिकल 315 के तौर पे UPSC कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आर्टिकल 315 बोलती है। जिनके इसके प्रोसेस हैं वो फेयर होने चाहिए और अकाउंटेबल होने चाहिए,
और अर्ली रिलीज जो है की का वो गुड गवर्नेंस को दिखाता है। और गवर्नेंस क्या, पब्लिक ट्रस्ट इससे बढ़ती है इंस्टीट्यूशन में। जुडिशरी का रोल जो है रिफॉर्म में दिखता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया कि हाउ कोर्ट कैन इंकरेज रिफॉर्म, ठीक है। जैसे जो केसेस हैं उससे ये रिफॉर्म आया है। एथिक्स को दिखाता है, फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है कि कैंडिडेट को फेयर ट्रीटमेंट मिलेगा। ऐसे इंस्टीट्यूशनल एथिक्स जो भी रिफॉर्म आया है उससे, ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में इसे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी पब्लिक इंस्टीट्यूशन की। और इंटरव्यू करंट अफेयर, और इसमें इंटरव्यू और करंट अफेयर में भी आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट आर योर व्यू, जो आंसर रिलीज किया जा रहा है आंसर की। तो ये बेसिकली मोटा मोटी टॉपिक ये है कि आपको पूछा जा सकता है, और ये प्रीलिम्स का टॉपिक है। ये थोड़ा बहुत आपसे ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस से रिलेटेड चीज़ें में भी ये आप एक दो पॉइंट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन थ्रेटनेस गोवा एस्टोरिन फेरिज ह्यूमन कंज्यूमर। तो बेसिकली ये थोड़ा साइंस से रिलेटेड टॉपिक है। इसमें जो माइक्रोप्लास्टिक है वो एक्यूमुलेट हो रहा है मेराइन एरिया में, मेराइन में, जैसे सी में। तो उसी में साइंटिफिक स्टडी दिखाती है कैसे गोवा के कोस्ट के अराउंड जो मांडोवी एस्टोरिन सिस्टम है, जो कि प्रोड्यूस करती है 97 ऑफ गोवा की फिश को, ये रिवील करती है कैसे माइक्रो प्लास्टिक जो है वो मैरिन फूड चेन में बढ़ रही है। तो इससे क्या हो रहा है, ये फिश को हार्म कर रही है। और हेल्थ, अगर फिश को हार्म कर रही है तो धीरे धीरे हम उसको कंज्यूम करेगा एज ए ह्यूमन, तो उसको हेल्थ रिस्क ऑफ लोगों की बढ़ रही है जो उनको खाते हैं। कि कॉन्सेप्ट, इसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या है बेसिकली जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो माइक्रो प्लास्टिक्स, ठीक है, माइक्रो प्लास्टिक क्या होते हैं? छोटे पार्टिकल्स 5 mm से कम, जो कि डिग्रेडेड प्लास्टिक वेस्ट का पार्ट होते हैं, वो होते हैं। इनको सी वाटर में पाया जाता है, सेडिमेंट्स में पाया जाता है, और फिश के अंदर में। अब इसमें एक बायो एक्यूमुलेशन का पॉइंट है कि बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है। कि वह प्रोसेस होता है जिससे कि जो टॉक्सिन्स होते हैं इनसे, माइक्रोप्लास्टिक की वजह से, लाइक माइक्रोप्लास्टिक ये बिल्ड करते हैं ऑर्गेनिज्म में ओवर टाइम। जैसे कि पहले किसी फिश ने खाया, फिश को किसी आदमी ने खाया, तो वो धीरे 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 एक्यूमुलेट हो रहा है, फूड चेन में आगे बढ़ रहा है। तो इसी को बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं। स्मॉल फिश ईट माइक्रोप्लास्टिक, बिगर फिश ईट स्मॉल फिश, ह्यूमन ईट द फिश। तो यही बायो एक्यूमुलेशन होता है। इसमें ट्रॉफिक ट्रांसफ़र हो रहा है कि ये जो पोल्यूटेंट्स हैं वो मूव कर रहे हैं फूड चेन में। पहले ये स्मॉल फिश के पास गए हैं, फिर ये बिग फिश, फिर ह्यूमन। तो धीरे धीरे ये सभी को, ठीक है, सभी को ट्रांसफ़र हो रहे हैं। स्टडी क्या दिखाती है, व्हाट डिड द स्टडी डू? बेसिकली स्टडी क्या हुई थी, रिसर्चर्स में थे CSIR और एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च गाजियाबाद की। इसमें फिश एग्जामिन किए गए थे 251 इंडिविजुअल एंड 9 स्पेसीज से 251 फिशेस को बेसिकली एग्जामिन किया गया था। फोकस एरिया क्या था, यही गोवा का जो मांडोवी वाला स्टोरी था। पर्पज़ क्या था, अंडरस्टैंड समझना कि कैसे माइक्रोप्लास्टिक एक्यूमुलेट होते हैं फिश और सेलफिश में, ठीक है। तो, तो ये थोड़ा बहुत चीज़ें हैं, ये आप देख लेना। मोस्ट कंटेमिनेटेड स्पेसीज कैट फिश थी, लीस्ट कंटेमिनेटेड बैम्बू शार्क, और प्लास्टिक पॉलीमर इतने, टोटल प्लास्टिक पार्टिकल फाउंड ये, माइक्रो प्लास्टिक टाइप्स फाइबर इतने थे, फ्रैगमेंट्स। तो ये सब ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये दो आप देख सकते हो। प्लस ये बायोक्यूमुलेशन क्या होता है, ट्रॉफिक ट्रांसफ़र, माइक्रो प्लास्टिक क्या होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। बेसिकली प्री से रिलेटेड ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इससे मोस्ट इफेक्टेड बॉडी पार्ट क्या होगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा। फिश पे क्या इम्पैक्ट होगा, उनका हेल्थ इफेक्ट, बेसिकली जीन चेंजेस आएंगे, रिप्रोडक्टिव इशू, ग्रोथ घटेगी, न्यूट्रिशनल क्वालिटी पुअर होगी। ह्यूमन पे क्या जैसे डिसफंक्शन हो सकता है, इम्यूनिटी कम होगी, कैंसर के रिस्क बढ़ेंगे, टॉक्सिसिटी ब्रेन में बढ़ेगी। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, मोर पोल्यूशन जो सी फ्लोर एरिया में है उसमें ज़्यादा बढ़ रहा है ओपन वाटर से। तो इससे क्या है, फिशिंग लाइवलीहुड रिस्क पे है, क्योंकि फ़िश क्वालिटी कम हो जाएगी तो उसकी मार्केट में डिमांड भी कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, फूड सिक्योरिटी जो है कोस्टल रीजन में, फूड सिक्योरिटी कोस्टल रीजन में बेसिकली फिश जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वहाँ के एक फूड का, खाने का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो उससे फूड सिक्योरिटी को खतरा है, ठीक है।
अब ये जो पीसी के लिए इम्पोर्टेंट है, GS3 में एक इन्वायरमेंट का टॉपिक है, पोल्यूशन का। तो इसमें मराइन प्लास्टिक का भी आप यूज कर सकते हो टॉपिक, बायो एक्यूमुलेशन, फूड चेन डिस्ट्रप्शन, इम्पैक्ट और पोल्यूशन का इम्पैक्ट कैसे बायोडाइवर्सिटी और ह्यूमन हेल्थ पे पड़ रहा है, ये यहाँ से एक दो पॉइंट्स आप निकाल सकते हो। वेस्ट मैनेजमेंट और सस्टेनेबल फिशिंग का टॉपिक ये। और जोग्राफी में भी एस्टुराइन इकोसिस्टम क्या होता है ये आप देख सकते हो, प्लस कोस्टल इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एस्टुराइन इकोसिस्टम क्या होता है ये आप देख लेना, जोग्राफी का टॉपिक है। गवर्नेंस और इकोनॉमिक भी GS पेपर 2 एंड 3 में आप यूज कर सकते हो। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, प्लास्टिक बैन, ब्लू इकोनॉमी, फिशरी सेक्टर। तो ये मैंने एक बताया कि हाउ टू यूज इन आंसर, तो मैं डाल दूंगा आपको, आप देख लेना यूट्यूब चैनल पे। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेडागास्कर आर्मी सीजेस पावर आफ्टर इट प्रेसिडेंट इज इम्पीच। तो बेसिकली मेडागास्कर के जो प्रेसिडेंट हैं उनको इम्पीच किया गया है यहाँ पे। प्रेसिडेंट एंड्री, क्या नाम है उनका, प्रेसिडेंट एंड्री रेजो एलिना, ठीक है। तो इनको इम्पीच किया गया मेडागास्कर की नेशनल असेंबली के द्वारा। अब उसके बाद इसमें क्या हुआ, इनके जो इम्पीचमेंट के फेवर में 130 वोट पड़े हैं 163 में, 2/3 से ज़्यादा वोट पड़े हैं जो मेजॉरिटी के लिए चाहिए। अब इससे क्या हुआ, प्रेसिडेंट जो थे वो डिसॉल्व करना चाह रहे थे पार्लियामेंट को उसके पहले कि वोट हो पाए ताकि इम्पीचमेंट रुक जाए, बट ये फेल हो जाता है, उसके पहले इनको इम्पीच कर दिया जाता है। अब इसमें एक मिलिट्री यूनिट है कैप सेट, ठीक है, जो बैक किया जाता है यूथ लेड एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट एंड देन टुक ओवर द गवर्नमेंट। तो मैं एक मिलिट्री यूनिट जो है जिनको बैक भी किया गया है वहाँ की यूथ के द्वारा, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट के द्वारा, उन्होंने अब गवर्नमेंट को टुक ओवर कर लिया इस टाइम। तो मिलिट्री रूल आ गया यहाँ पे। तो मिलिट्री है डिक्लेयर पावर विद द कमिटी ऑफ आर्मी पुलिस एंड, तो एक तरह से प्रेसिडेंशियल रूल जाके मिलिट्री रूल आ गया है। तो अब सिविलियन गवर्नमेंट को प्रॉमिस किया गया है कि कुछ दिन में सिविलियन गवर्नमेंट आ जाएगी, बट करेंटली जो मिलिट्री है उन्होंने अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया है। अब काप सेट क्या है, कैप सेट ये एक एलाइट मिलिट्री यूनिट है, एलिट मिलिट्री यूनिट है मेडागास्कर की। इनका एक सेंट्रल रोल रहा है जो कूप हुआ है अभी। अब इम्पीचमेंट प्रोसेस भी आप देख सकते हो, इससे अपने इंडिया का भी इम्पीचमेंट प्रोसेस के क्वेश्चन आ सकते हैं कि अपने इंडिया में प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है तो कैसे होगा। तो ये बेसिकली यही है। वाई दिस इम्पॉर्टेंट फॉर UPSC इंटरनेशनल IR और पॉलिटी का टॉपिक है ये। ब्रेकडाउन और डेमोक्रेटिक ऑर्डर, ये दिखाता है कि कैसे कितना कमज़ोर है, फ्रेजाइल है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बहुत से डेवलपिंग नेशन में, स्पेशली इन अफ्रीका में। तो UPSC पूछ सकता है कि मिलिट्री जो इंटरफियरेंस है सिविलियन गवर्नमेंट में, जैसे म्यांमार, नाइजीरिया, नाउ मेडागास्कर, तो आपको बेसिकली जो प्रीलिम्स है उसमें तो देखना पड़ेगा, मेडागास्कर की लोकेशन आपको देखनी पड़ेगी। प्लस जो इम्पीचमेंट होते हैं ना, तो कई सारे कंट्री को डाल के दे देगा कि अभी रिसेंटली इस कंट्री में कौन सी घटनाएं घटी हैं। तो ये मिलिट्री कूप वाला भी आ सकता है टॉपिक कि ये मिलिट्री कूप जो है वो अभी किस कंट्री में हुआ है। तो मैं वहाँ मेडागास्कर भी लिख देंगे, कोई और कंट्री भी, तो मैच द फॉलोइंग दे देंगे। तो आपको वहाँ पे ये याद रखना है कि मेडागास्कर में अभी मिलिट्री कूप हुआ है। अब यहाँ पे सेकंड इम्पीचमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस भी है कि इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उनको एज अंडर आर्टिकल 61 इम्पीच किया जाता है, बट ओनली 3 स्ट्रिक्ट लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के द्वारा। तो आर्टिकल 61 क्या होता है आपको देखना पड़ेगा। रोल ऑफ मिलिट्री इन पॉलिटिक्स, UPSC एक्सपेक्ट करता है अवेयरनेस मिलिट्री रिलेशन का डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में। तो ये केस दिखाता है कि कैसे मिलिट्री पावर ब्रोकर की तरह काम करती है, एक्ट करती है फ्रेजाइल डेमोक्रेसी में, ठीक है, जहाँ डेमोक्रेसी बहुत कमज़ोर होती है। GS पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी और गवर्नेंस का भी है कि मिलिट्री खूब एज सिक्योरिटी थ्रेट। अगर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, इंस्टीट्यूशनल मतलब कि वर्क नहीं कर रहे हैं सही से, उन बैलेंस सही नहीं है, तो इससे क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है लॉ एंड ऑर्डर का, ह्यूमन राइट वायलेशन होता है, फॉरेन इंटरफेरेंस होते हैं। तो बेसिकली ये भी एक कारण होते हैं मिलिट्री कूप का। रीजनल इनस्टेबिलिटी भी धीरे धीरे, इनस्टेबिलिटी भी इंडियन ओशियन में आ गई, क्योंकि मेडागास्कर इंडियन ओशियन का ही पार्ट है ना। तो इंडिया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो मेडागास्कर में है, क्योंकि
ये क्लोज है मोजाम्बिक चैनल का, जो कि क्रिटिकल सी लेन है। तो इंडिया मेंटेन करता है डिप्लोमेटिक रिलेशन और हेल्प करता है मेडागास्कर को बहुत सारे डिजास्टर में। तो इस इनस्टेबिलिटी से क्या करेगा, एक्सटर्नल पावर हो गए जैसे चाइना हो गया, उनको इन्फ्लुएंस करने का ज़्यादा मौका मिलेगा। इम्पॉर्टेंट अंडर इंडिया अफ्रीका इंगेजमेंट IOR डिप्लोमेसी। तो थोड़ा बहुत आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें IR और पॉलिटी से रिलेटेड देखनी पड़ेगी। जैसे मैंने बता दिया आपको, ये प्रेसिडेंट अपना आर्टिकल 61 इंडिया का देखना है कि कैसे इंडिया के प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है। प्लस मैंने प्रीलिम्स वाला बता दिया कि मेडागास्कर की लोकेशन आप देख लेना, अभी करंटली कौन कौन से कूप हुए हैं या कौन से इंसिडेंट्स हुए हैं कुछ कंट्रीज़ में, तो उसमें मेडागास्कर भी डाल देगा। ठीक है, एक प्लस उनके प्रेसिडेंट का नाम भी आप देख लेना, प्रेसिडेंट हेनरी राजोइला। तो ये सब चीज़ें आप याद रखना, ये ज़्यादा प्रीलिम स्पेसिफिक ज़्यादा पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब नेक्स्ट है अपॉइंट नोडल ऑफिसर टू ट्रेस मिसिंग चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डायरेक्शन दी है, यूनियन गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि सभी स्टेट या यूनियन टेरिटरी को नोडल ऑफिसर अपॉइंट करने के लिए, उन केसेस को हैंडल करने के लिए, मिसिंग चिल्ड्रन से रिलेटेड केसेस को हैंडल करने के लिए उनके नेम कॉन्टैक्ट डिटेल्स सबको अपलोड किया जाना चाहिए, मस्ट बी मिशन व्हाट्सएप पोर्टल पे। ठीक है, अब मिशन व्हाट्सएप पोर्टल क्या होता है ये आपको देखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। ये एक सेंट्रल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ये डायरेक्शन आया है, एक PIL आई थी उसके द्वारा ये डायरेक्शन आया है, वाइल हियरिंग ऑफ PIL। ठीक है, ये PIL कोरिया स्वयं सेवी संस्थान ने फाइल किया था। ये क्या है, एक तरह का NGO है जो कंसर्न रेज करता है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अनट्रेस्ड मिसिंग चिल्ड्रन इन इंडिया। तो बेसिकली इस NGO ने कंसर्न रेज किया है कि जो अनट्रेस्ड मिसिंग चिल्ड्रन हैं उनकी जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं इंडिया में और वो ट्रेस नहीं हो रहे हैं। तो इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया है कि आप नोडल ऑफिसर को यूनियन टेरिटरी और स्टेट में अपॉइंट करो, जो वही यही केस देखेंगे कि मिसिंग चिल्ड्रन से रिलेटेड केसेस को वो देखेंगे और उनके नाम प्लस उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स को अपलोड किया जाएगा मिशन व्हाट्सएप पोर्टल पे, ताकि उन चिल्ड्रंस को, उन मिसिंग चिल्ड्रंस को ट्रेस किया जा सके। तो इसमें की सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ नोडल ऑफिसर। ठीक है, सभी स्टेट्स यूटी में मिसिंग चिल्ड्रन केसेस में नेम और कॉन्टैक्ट नंबर इन ऑफ दीज ऑफिसर टू बी अपलोडेड ऑन मिशन व्हाट्सएप पोर्टल। ठीक है, ये जो ऑफिसर्स हैं उनका नेम और कॉन्टैक्ट नंबर वो भी अपलोड किया जाएगा मिशन व्हाट्सएप पोर्टल पे। कोई भी कंप्लेंट आती है मिसिंग चाइल्ड की, वो रिसीव होगी पोर्टल पे, उनको इमीडिएटली नोडल ऑफिसर के साथ शेयर किया जाएगा और प्रॉम्प्टली एक्ट होगा, इंक्लूडिंग ट्रेस करना हो गया चाइल्ड को, इन्वेस्टिगेशन हो गया और फाइल आगे के जो कंप्लेंट को फाइल करना हो गया। ये सारा कुछ प्रॉम्प्टली होना चाहिए। ठीक है, नोडल ऑफिसर मस्ट इस्टेब्लिश अ कोऑर्डिनेट नेटवर्क अक्रॉस स्टेट डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। अब ये नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि वो कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क बनाए डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के बीच में, अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सेंटर के पास 4 हफ्ते होंगे डेटा को कलेक्ट करने के लिए और अब उस डेटा को अपलोड करने के लिए। अब मुसल वासल पोर्टल क्या होता है, ये एक इंटीग्रेटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो चाइल्ड प्रोटेक्शन से रिलेटेड इशू को हैंडल करता है। पहले भी ये प्लेटफॉर्म रहे हैं, जैसे ट्रैक चाइल्ड हो गया, खोया पाया हो गया, उसको इसमें मर्ज कर दिया गया। ठीक है, सिटीजन और गार्जियन जो हो गए वो डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हैं मिसिंग चिल्ड्रन थ्रू द पोर्टल। ठीक है, अब इस पोर्टल के थ्रू आप जो भी मिसिंग चिल्ड्रन, अगर कोई चाइल्ड मिस होता है तो आप डायरेक्टली इस पोर्टल के थ्रू उसको रिपोर्ट कर सकते हैं केस को। कोर्ट्स का ऑब्जर्वेशन क्या है, डिस्पाइट द एग्जिस्टेंस ऑफ द पोर्टल देयर इज पुअर अवेयरनेस एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द स्टेक होल्डर। इसमें ये 14 स्टेक होल्डर हैं, पुलिस हो गई, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज हो गई। तो वो कोर्ट बोलती है कि अवेयरनेस बहुत ही कम है और कोऑर्डिनेशन जो स्टेक होल्डर हैं उनके बीच में भी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बहुत ज़बरदस्त है। इससे क्या हो रहा है, केसेस जो है, जो केसेस हैं वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग और किडनैपिंग के बढ़ रहे हैं, बट अथॉरिटीज फेल हो रही है इसको लेके इफेक्टिवली इस पर रिस्पॉन्ड और टाइमली मैनर पे इसको रिजॉल्व करने के लेके। तो मीन्स ओरिएंटेड इंसाइट, जैसे कि GS2 और GS3 का ये टॉपिक है, इशू इन चाइल्ड प्रोटेक्शन।
मिसिंग चिल्ड्रन के केस बढ़ रहे हैं, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन पुअर है, टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन में गैप है, अवेयरनेस है वो और नहीं रही, अवेयरनेस भी कम है। जुडिशरी का रोल इसमें क्या आता है, जुडिशल एक्टिविज्म वाया पीआईएल, ये आपको देखना पड़ेगा, ये भी प्रीलिम्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लस मेंस का भी, जुडिशल एक्टिविज्म वाया पीआईएल। तो कभी कभी जब एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव सही ढंग से जब काम नहीं करता है तो पीआईएल के थ्रू जुडिशियल एक्टिविज्म को लाया जाता है कि जुडिशरी ऐसे ऑर्डर निकाल पाए जो कि डायरेक्ट कर पाए गवर्नमेंट को कि आपको ये चीज़ें करनी है, तो वो अब जुडिशियल एक्टिविज्म आ गया यहाँ पे, ठीक है। मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चाइल्ड राइट एंड सेफ्टी मैकेनिज्म, गवर्नेंस एंड फेडरलिज्म का भी टॉपिक इसमें आता है कि सुप्रीम कोर्ट एम्फेसाइज करिए कि सेंटर स्टेट का कोऑपरेशन होना चाहिए इसके पोर्टल को अच्छे से काम करने के लिए, डिसेंट्रलाइज कोऑर्डिनेशन होना चाहिए नोडल ऑफिसर के द्वारा कि जो कम्युनिकेशन गैप है उसको अच्छा करने के लिए, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट में टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए, जैसे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का इंपॉर्टेंस जो है वो जस्टिस को इम्प्रूव करेगा, डिलीवरी ऑफ जस्टिस को, वेलफेयर को, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, आउटरीच की, दूर दूर तक चीज़ें पहुंचने की ज़रूरत है कि जल्दी सही ढंग से चीज़ें पहुंच पाएँ, और इंटीग्रेशन जो स्टेक होल्डर जो हैं उनका भी इंटीग्रेशन की वो सारे इंटीग्रेट एज ए इंटीग्रेशन के रूप में सही ढंग से सबको इन्फॉर्म्ड हो, प्लस वो अवेयर हो, प्लस उस पर रिस्पॉन्ड और चीज़ों को रिजॉल्व कर पाएँ। तो कंक्लूजन क्या है, सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन इस चाइल्ड सेफ्टी का इशू है उसको उसकी अर्जेंसी को दिखाता है थ्रू सेंट्रलाइज कोऑर्डिनेटेड एंड रिस्पॉन्सिव सिस्टम के थ्रू। ये इशू जो होता है वो टच करता है गवर्नेंस के टॉपिक को, चाइल्ड राइट, टेक्नोलॉजी इन एडमिनिस्ट्रेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन, और इसको हाई रिलेवेंट बनाता है यूपीएससी GS2 और GS3 और इवन ऐसे पेपर के लिए भी। अब तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे मैं सब्जेक्ट तो भूल गया, क्या बोलते हैं उसको, टाइटल तो यहाँ पे मैंने नहीं डाला हूँ, बट बेसिकली COP30 मीटिंग से रिलेटेड टॉपिक है, इसको मैं अलग कर देता हूँ यहाँ पे डाल के। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें क्या है, जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है हमारे भूपेंद्र यादव, अभी उन्होंने ब्राज़ील की विजिट की है, तो उन्होंने बोला है कि अर्जेंट नीड है कि क्लाइमेट जो एक्शंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की, ना जस्ट रिव्यू करने की। अब रिव्यू ही नहीं करना, हमें इम्प्लीमेंट भी करना है, इसकी अर्जेंसी है। अब ये जो अभी COP30 मीटिंग हुई है, ये एक तरह की इनफॉर्मल डिप्लोमेटिक गैदरिंग है, ठीक है। मीटिंग तो जो ये इनफॉर्मल मीटिंग थी, जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ मीटिंग, जो मेन कॉन्फ्रेंस ऑफ मीटिंग है COP होने का, उसके पहले हुई है, ठीक है। इसमें क्या द फोकस ऑफ इस स्टेटमेंट में बेसिकली कि डायलॉग के ऊपर एक्शन होने चाहिए, लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं डेवलपिंग नेशंस के पास, इम्पोर्टेंस है GST प्रोसेस का, ग्लोबल स्टॉक टेक का। तो बेसिकली क्या है, 30 जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की ब्राज़ील में, नवंबर 10 से जो स्टार्ट होगी, उसको लेके ये प्री हाई लेवल डिप्लोमेटिक मीटिंग थी। अब इसमें वही अर्जेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ये भूपेंद्र यादव ने बोला है कि इम्प्लीमेंटेशन की अर्जेंसी है, ना कि बस रिव्यू करते रहो। डायलॉग इज़ इम्पॉर्टेंट बट एक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। रिसोर्स का गैप है डेवलपिंग कंट्री के पास, फाइनेंशियली लैक करता है डेवलपिंग कंट्री, टेक्नोलॉजी भी लैक करती है डेवलपिंग कंट्री में। तो ये की बैरियर है इफेक्टिव क्लाइमेट एक्शन को लेके ग्लोबल साउथ में। और ग्लोबल स्टॉक टेक आपको देखना पड़ेगा, ये मेन है। ग्लोबल स्टॉक टेक क्या होता है, एक 5 ईयरली रिव्यू प्रोसेस होता है अंडर पेरिस एग्रीमेंट के द्वारा, जो प्रोग्रेस होता है उसको एसेस करता है, आइडेंटिफाई करता है और गाइड करता है नेशनल ग्लोबल एक्शन के लिए। तो ये आपको देख लेना, ठीक है, ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। अब इसमें क्या है कि भूपेंद्र यादव वो साइमन स्टील से भी मिले थे, जो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं UNFCCC के। तो वो यहाँ पे हाईलाइट किया है कि इंडिया एक्टिवली इंगेज है क्लाइमेटिक डिप्लोमेसी में। अब COP30 क्या प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि ये हेल्ड होगा बेलेम ब्राज़ील में फ्रॉम 10 नवंबर। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्री कॉप मीटिंग, ये भी आप देख सकते हो कि प्री कॉप मीटिंग भी होती है, पूछ सकता है मे भी कि कोई प्री COP मीटिंग होती है कि नहीं, उसके लेके। ग्लोबल स्टॉक टेक क्या होता है, एक मैकेनिज्म है अंडर पेरिस एग्रीमेंट, हर 5 साल के लिए। पेरिस एग्रीमेंट क्या है, लीगली बाइंड करता है
इंटरनेशनल ट्रीटी को कि आप ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे लाया जाए, और प्रेफर पॉइंट है 1.5 डिग्री सेल्सियस पे लाया जाए। यूएनएफ ट्रिपल सी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो बेसिकली यूनाइटेड नेशन का ये क्लाइमेट चेंज का कन्वेंशन है। मेंस में ये इंटरनेशनल रिलेशन में आता है ये टॉपिक। आईआर का टॉपिक है, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज का है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब आगे चलते हैं हम। अभी एक और भी टॉपिक था इसमें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट कंसर्न करते हैं, मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट की इशू किया है। इसमें जैसे कि अभी आपने रिसेंट का केस देखा होगा कि कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत हो गई थी, तो डब्ल्यूएचओ ने अभी 3 और लिक्विड मेडिसिन को जो कि कंटेमिनेट है उनको आइडेंटिफाई किया इंडिया में। कोल्ड्रिफ हो गई, इसको स्रेसन फार्मास्यूटिकल बनाती है। रेस्पी फ्रेश हो गई, जिसको रेडनेक्स फार्मास्यूटिकल बनाती है। और रिलाइव बाई सेफ फार्मा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें जो कंटामिनेंट पाए गए हैं वो डाइथिलीन ग्लाइकोल है, एक तरह का टॉक्सिक इंडस्ट्रियल केमिकल है, ठीक है। इशू क्या है, मेडिसिन कॉमनली यूज की जाती है कोल्ड फ्लू और कफ में, ठीक है। और इसमें इशू में यही डाइथिलीन ग्लाइकोल पाया गया जो कि टॉक्सिक है, वीमेंस को किडनी फेलियर कर सकता है, नर्वस सिस्टम डैमेज कर सकता है, इवन मौत भी हो सकती है इसको लेने से। तो डब्ल्यूएचओ ने कॉल किया मार्केट सर्विलांस के लिए, स्पेशली इन इनफॉर्मल अनरेगुलेटेड सप्लाई चेन्स में। अब हाउएवर द सीडीएस को, इंडिया का ड्रग रेगुलेटर है, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। इंडिया ड्रग रेगुलेटर कौन है, सीडीएस को, कंफर्म किया है कि ये जो कंटेमिनेटेड बैच है वो एक्सपोर्ट नहीं हुए थे, और कोई भी एविडेंस इसका इलीगल एक्सपोर्ट का अभी तक नहीं पाया गया है। तो यहाँ पे डाई एथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक तरह का यूज होता है इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट में, एंटीफ्रीज करने में, ब्रेक फ्लूइड्स में। इसकी टॉक्सिसिटी होती है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल केमिकल होता है, ठीक है। स्पेशली इन चिल्ड्रन ये फैटल का कारण बन सकता है, जैसे मौत भी हो सकती है, ऑर्गन फेलियर हो सकता है। और इसको अप्रूव नहीं किया गया फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के यूज के लिए। यही है कि डब्ल्यूएचओ ने मेडिकल अलर्ट 3 इंडियन मेड कफ सिरप के लिए दिया है। इसमें कंटामिनेंट पाए गए हैं। ड्रग रेगुलेटर इंडिया का कौन सा है, सीडीएस को, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूएचओ का रोल क्या है, सर्विलांस करना, कि रिस्क को मिटिगेट करना और ग्लोबल अलर्ट डालना। पास्ट इंसिडेंट क्या हुए हैं, इसको अभी सिमिलर ऐसे ही जो कंटेमिनेशन की वजह से बच्चों की मौतें हुई थी, गाम्बिया में 2022 में, उज्बेकिस्तान में 2022 में। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है कि डिफेंस मिनिस्टर जो थे राजनाथ सिंह, अभी एट यूएन चीफ का कनक्लेव हुआ है जो न्यू दिल्ली में हुआ है अक्टूबर 14 से लेकर 16 तक। उसमें उन्होंने एम्फेसाइज किया है कि इंडिया का कमिटमेंट रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर में, और उन्होंने बोला है कि द नीड टू रिफॉर्म आउटडेटेड जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है उनको रिफॉर्म की बहुत आवश्यकता है, उसको एम्फेसाइज किया है। उन्होंने प्रपोज किया है 4C फार्मूला टू गाइड फ्यूचर यूएन पीस कीपिंग एफर्ट्स को, जैसे कंसल्टेशन, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग। ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि 4C फार्मूला क्या है। जो इवेंट है वो सीनियर मिलिट्री ऑफिसर के द्वारा अटेंड किया गया था फ्रॉम यूएन ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इंडिया होस्ट कर रहा है इस कनक्लेव को। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ये याद रखना पड़ेगा कि फर्स्ट टाइम जो है इस इवेंट को इंडिया होस्ट कर रहा है, इस कनक्लेव को। की थीम्स एंड हाईलाइट क्या है, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, यूएन पीस कीपिंग और इंडिया का रोल क्या है। इंडिया एक लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है यूएन पीस कीपिंग मिशन का। 2-3 लाख इंडियन जो पर्सनल है वो सब कर रहे हैं 50 यूएन मिशन के लिए, जैसे कॉन्गो हो गया, इसमें साउथ सूडान, लेबनान, कोरिया हो गया। 4C फार्मूला यूएन पीस कीपिंग के लिए अभी प्रपोज किया गया है। कंसल्टेशन हो गया, कॉपरेशन, देन कोऑर्डिनेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। तो बस यही मेन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें ये प्रीलिम्स से रिलेटेड मेन है कि इवेंट
जो है यूएन चीफ कॉन्क्लेव 2022 को होस्ट कर रहा है इंडिया फर्स्ट टाइम। इम्पॉर्टेंट लोकेशन क्या है, मानिक शाह सेंटर न्यू दिल्ली। ठीक है, इंडिया का कंट्रीब्यूशन ये तो इतना नहीं पूछेगा। की फॉर्मूला क्या प्रपोज किया गया, 4C कंसल्टेशन, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग। अब यूएन की पीस कीपिंग क्या है, ये ऑपरेट करती है अंडर यूएन चार्टर चैप्टर 6 एंड 7। तो ये आपको याद रखना है, ये 3। इंडिया फर्स्ट टाइम होस्ट कर रहा है कहाँ पे, मानिक शाह सेंटर न्यू दिल्ली। और यूएन की पीस कीपिंग कोर्स ऑपरेट करती है अंडर चार्टर, ठीक है, 6 एंड 7। अब इंडियन जो पोस्ट हैं वो उन्होंने अपना सर्विसेज, मेल सर्विसेज जो हैं यूएस में फिर से रिज्यूम कर दिए हैं। ठीक है, स्टार्ट कर दिए मेल सर्विसेज को। अब इंडिया ने रिपोर्ट, हाँ, अब न्यूज़ क्या है कि इंडिया ने रिज्यूम कर दिए सभी कैटेगरी के जो इंटरनेशनल पोस्टल सर्विसेज हैं यूनाइटेड स्टेट को, जो जाती हैं अक्टूबर से 15 से, आफ्टर 2 मंथ सस्पेंशन। 2 महीने के सस्पेंशन के बाद फिर से जो ये सस्पेंशन था उसको रिज्यूम किया जा रहा है। ये सस्पेंशन क्यों लगा था, यूएस कस्टम की रेगुलेशंस की वजह से। अब इसमें कुछ नए नए पॉलिसीज आ गए थे यूएस कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन को लेके। क्यों सस्पेंड हुए थे, ऑन अगस्त 22 इंडिया हार्ट पोस्टल शिपमेंट टू यूएस, क्योंकि यूएस ने अपने जो कस्टम क्लियरेंस के नॉर्म थे उसको स्टिक कर दिए थे। अब इंडिया डिड नॉट हैव मैकेनिज्म इन प्लेस, तो ऐसे मैकेनिज्म नहीं थे उस टाइम कि इंडिया वो नई रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाए, इसलिए वो उस टाइम सस्पेंड कर दिए गए थे। तो इंडियन जो पोस्टल सर्विसेज थे, तो कंप्लाइंट मैकेनिज्म इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं। अब इंडिया पोस्ट सिस्टम ने डेवलप कर दिए हैं जो कि इस रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं। ये यूएस की कौन सी रिक्वायरमेंट थी, यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट थी, उसको पूरी कर दी है। तो अब ये फिर से रिज्यूम हो गई सर्विसेज जो बंद की गई थी। प्री इम्पोर्ट ड्यूटीज जो होती है, इम्पोर्ट ड्यूटीज फॉर पार्सल सेंट टू यूएस विल नाउ बी कलेक्टेड इन इंडिया बिफोर डिस्पैच। ठीक है, पहले ही इम्पोर्ट ड्यूटी जो कलेक्ट की जाएगी भेजने से पहले इंडिया में, और रेमिटेड डायरेक्टली टू सीबीपी वाया क्वालिफाइड सीबीपी अप्रूव्ड इंटरमीडियरीज। तो बेनिफिट क्या है, रेगुलेटरी कंप्लायंस जो है वो यूएस कस्टम के द्वारा, फास्टर कस्टम क्लियरेंस भी यूएस पोर्ट पर बढ़ गई, स्मूदर डिलीवरी प्रोसेस इंडियन की होगी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, यूएस एक मेजर डेस्टिनेशन है इंडिया ई कॉमर्स का, गिफ्ट पार्सल और बिजनेस के लिए को लेके, और डिसरप्शन इफेक्ट कर रही थी छोटे छोटे बिजनेस को, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को, डायस्पोरा कम्युनिकेशन, जो भी डायस्पोरा इंडियन डायस्पोरा के कम्युनिकेशन को। अब इससे न्यू मैकेनिज्म से इंडियन जो पोस्टल सर्विस क्रेडिबिलिटी है वो भी बढ़ती है और स्मूथ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड भी हो पा रहा है। तो इसी के साथ हमारा आज का आर्टिकल ख़त्म होते हैं सारे आर्टिकल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कल 16 अक्टूबर का डिस्कस करेंगे। चलिए फिर, धन्यवाद देखने के लिए, थैंक यू एंड बाय।